गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको कक्षा 9 सामाजिक ज्ञान विषय का जनसंख्या चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि विद्यार्थियों आपको पता है कि जनसंख्या किसी देश की जनसंख्या उसके विकास के कार्य को प्रभावित करती है, उसकी आर्थिक और भौगोलिक स्थिति को भी प्रभावित करती है, सामाजिक स्थिति को प्रभावित करती है। तो कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या अगर किसी देश की बढ़ रही है तो विकास के लिए वो अच्छा नहीं है। आपको बता दो विद्यार्थियों की विश्व के अंदर जनसंख्या जो सबसे अधिक है वो चीन में है और दूसरे नंबर पर भारत में है, जो एक सोचने का विषय है। अब मैं आपको बता रहा हूं जनसंख्या के जो घटक है उनमें साक्षरता दर। देखिए विद्यार्थियों, किसी देश की साक्षरता भी वहाँ की स्थिति को प्रभावित करती है। यानी अगर पढ़े लिखे लोग होंगे तो अन्य कामों में रुचि लेंगे, देश की जो उत्पादनशीलता है उसको बढ़ाएंगे। यानी साक्षरता किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। स्पष्ट है कि केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय ले सकता है, यानी वही अच्छा निर्णय ले सकता है तथा शोध एवं विकास के कार्य कर सकता है। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति के लिए एक गंभीर बाधा है। तो देखिए विद्यार्थियों, हम 2011 की बात करें तो भारत की जो साक्षरता दर थी वो 73% थी। कितनी थी? 73% थी, जिसमें पुरुष 80.9% और महिलाएं 64.6% थी। अगला टॉपिक है व्यवसायिक संरचना। देखिए विद्यार्थियों, जब जनसंख्या बढ़ती है तो उस जनसंख्या के लिए कई प्रकार के व्यवसायों की आवश्यकता होती है, रोजगारों की आवश्यकता होती है। तो आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। विकसित देशों में द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अधिक होता है, इसलिए वो विकसित है, क्योंकि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में वहां के लोग ज्यादा काम करते हैं। आपको बता दूं भारतीय परिप्रेक्ष्य में कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं। अब देखिए, आपको बता दूं कि व्यवसायिक संरचना को भी 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालन और खनन है। द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग और भवन निर्माण। यानी द्वितीयक क्षेत्र जो होता है प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल आता है और उद्योगों के अंदर उनका निर्माण होता है, यानी पक्के माल का निर्माण होता है। तो उद्योग और भवन निर्माण द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। तृतीयक क्षेत्र में परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन एवं सेवाएं आती हैं। यानी विद्यार्थियों, आपको बता दूं कि शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर ये भी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो स्वास्थ्य पढ़ रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, एक विकसित देश के लिए उसकी जनसंख्या का स्वास्थ्य ही उसका धन होता है। यानी वहां की जनसंख्या अगर रोगी है तो वो किसी भी प्रकार की प्रगति नहीं कर पाएंगे। अतः जनसंख्या का स्वास्थ्य लाभ यानी स्वास्थ्य वर्धक होना बहुत अच्छी बात है। यानी स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है जो कि विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सरकारी कार्यक्रमों के अनुसार
प्रयास के द्वारा, जो सरकार है उनके प्रयास के द्वारा भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। महत्वपूर्ण सुधार जैसे जनसंख्या, संक्रामक बीमारियां, रोगों के इलाज में आधुनिक तरीकों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुआ है। यानी हमने जो पहले हमारे यहाँ बहुत सी महामारी आती थी उनको हमने कंट्रोल किया है, तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम बात करें स्वास्थ्य मृत्यु दर की तो 1951 में 25 थी, यानी 1000 लोगों पर मरने वालों की संख्या 25 थी, जो 2011 में कम हो गई और 7.2 ही रह गई। इसी तरह से औसत आयु 1991 में मात्र 36.7 वर्ष थी, यानी वयस्क और युवा होते होते वो यहां से चला जाता था। 2011 में ये बढ़कर के 67.9 वर्ष हो गई, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अब हम पढ़ेंगे किशोर जनसंख्या। देखिए विद्यार्थियों, यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। जैसा कि आपको बता दूं मैं कि विश्व के अंदर सबसे ज्यादा अगर युवा है तो वो भारत में है, और भारत में युवाओं का जो है वो कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। किशोर जो है वो 10 से 19 वर्ष के आयु के होते हैं, यानी 10 से 19 वर्ष के आयु के बच्चों को किशोर कहा गया है। ये भविष्य के महत्वपूर्ण मानव संसाधन है, यानी भारत का भविष्य इन पर टिका हुआ है। इन्हें उचित पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आपको बता दूं कि भारत में बहुत से लोग जो हैं वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, जिसमें वयस्क भी हैं। कुपोषित भोजन स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है, जो एक गंभीर समस्या है। भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त हैं, यानी यहाँ जो पोषक तत्व मिलते हैं, संतुलित भोजन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, और किशोर बालिकाओं में रक्तहीनता से पीड़ित पाई जाती है। हमारे यहाँ पर जो बालिकाएं हैं उनमें रक्तहीनता की कमी पाई जाती है, रक्त की कमी पाई जाती है उनमें, जो एक सोचने का विषय है। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। आपको बता दूं विद्यार्थियों कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 से 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। ये किशोर जनसंख्या नीति का एक लक्ष्य है, एक टारगेट है। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पढ़ लिए। इसके बाद राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यानी इसी का भाग है 2000 और किशोर, इसमें किशोर और जोड़ दिया गया है। तो आपको बता दूं मैं कि इस नीति का उद्देश्य जो है वो है देर से विवाह और संतान उत्पत्ति को प्रोत्साहित करना। यानी देर से विवाह का मतलब होता है कि जब लड़के और लड़का मैच्योर हो जाए, यानी लड़की 18 वर्ष और लड़का 21 साल से ऊपर हो जाए, तो फिर उनका विवाह करना चाहिए। और उसके बाद देर से संतानोत्पत्ति, यानी आपसी समझदारी से संतानोत्पत्ति, किशोरियों के असुरक्षित
यौन संबंध के प्रभावों के बारे में उन्हें सुरक्षित करना, यानी उनको जागरूक करना, गर्भ निरोधक सेवाओं को पहुंच और खरीद के भीतर बनाना, बाल विवाह को रोकना और जो बाल विवाह है उसको कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना, ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर नीति का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए विद्यार्थियों, आज हमने साक्षरता दर, व्यवसायिक संरचना, स्वास्थ्य, किशोर जनसंख्या, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर, इनके बारे में पढ़ा। आशा है आपको पसंद आया होगा। मैं अब इसमें आपको कुछ क्वेश्चन भेजूंगा जिनको आपको उत्तर देना है और सोच समझ करके इसको ध्यान से सुनिए। आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमस्कार।